वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का यानी साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें दो चीजें हैं, एक रासायनिक और एक अभिक्रियाएं। इसके पहले आपने देखा था परिवर्तन, जब हमने पढ़ा था क्लास 9th में, भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, है ना। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे कि आप किसी चीज को देखते हो कि वो लंबी है, चौड़ी है, छोटी है, ठोस है, द्रव है, गैस है, गर्म है, ठंडी है, ये सब उसका क्या है? ये सब उसके भौतिक गुण है। ठीक है, तो अब इसमें जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। यानी कि उसका जो मेन कैरेक्टर वो नहीं बदलेगा। जैसे बर्फ है तो बर्फ से पानी बन गया। ठीक, अब बर्फ से पानी बन गया तो क्या है? वो बर्फ से पानी का बनना जो है वो उसकी भौतिक परिवर्तन है, वो उसकी अवस्था का परिवर्तन है, लेकिन उससे उसके कैरेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जो उसके गुणधर्म है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जैसे कि रहता वो पानी ही है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2O ही रहेगा। फॉर्मूला मतलब कि जो उसका कंपोजिशन है ना, कि उसमें दो मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन के होंगे, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा, तो ये यही रहता है ना। लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो अब वो गर्म है तो वो ठंडा है, या ठंडा है तो गर्म है। अच्छा, भौतिक परिवर्तन की एक और लक्षण क्या होता है कि आप उसको फिर से वापस, जैसे बर्फ से हमने पानी कर लिया, पानी से हम बर्फ कर सकते हैं, है ना। अच्छा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जो कि नॉन रिवर्सिबल होते हैं, जो वापस नहीं। जैसे अब आपने दूध रखा हुआ है और वो फट गया। ठीक, अगर दूध फट गया तो वापस से वो फटे से दूध नहीं बन सकता, है ना। अगर दूध से आपने दही बना दी तो दही से दूध नहीं बनेगा। ठीक है, वो रासायनिक परिवर्तन, वो उसकी अवस्था का परिवर्तन, वो पूरी तरह से उसका कंपोजिशन ही बदल गया है अब, है ना। उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन आ गया, वो चीज ही दूसरी हो गई। दूध दूसरी चीज है, दही दूसरी चीज है, उसके कैरेक्टरिस्टिक अलग है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है। ठीक है, तो ये होता है रासायनिक। रासायनिक का मतलब होता है उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, वो गुण जो है वो। ठीक, बाहर से जो दिख रहा है, लिपापोती दिख रही है, वो नहीं, अंदर से आदमी कैसा है, दैट इज रासायनिक। ओके, अच्छा, अब हम दूसरा क्या देख रहे हैं? अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं क्या होती है? अभिक्रिया यानी कि आपस में उनका एक्शन रिएक्शन, यानी कि वो कैसा एक जो है दो मॉलिक्यूल अगर है या दो यौगिक हैं, तत्व हैं, वो आपस में मिल रहे हैं, तो उनके बीच में क्या बातचीत, क्या कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है, उनकी क्या पट रही है, नहीं पट रही है, ये सारी उसमें हम बनाएंगे, है ना। कि दो चार लोग मिल रहे हैं या एक ही लोग बहुत, जैसे एक कोई यौगिक है तो जाहिर सी बात है उसमें मोर देन वन मॉलिक्यूल होगा, दो अणु होंगे, है ना। तो उनको अगर हम दो लोग हैं, उनकी बॉन्डिंग है, अगर उनके साथ कुछ चेंजेस करें, उनका माहौल बदल दें या उनको कुछ खिला पिला दें, ठीक है, तो फिर उनका कैसा व्यवहार हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये अभिक्रियाएं हैं, है ना। तो इसमें हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं, कि जो अलग अलग रसायन हैं, जो अलग अलग यौगिक हैं, जो अलग अलग तत्व हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे एक्शन करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, और वो क्या बनाते हैं, कैसे टूटते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और वो कितने तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं कि भाई उनके मिल गए तो हाँ ठीक है भैया, मिल लिए, हम लोग दोस्त हो गए। मिलने से, अलग होने से, हाँ, या दो लोगों के साथ में आने से, अदला बदली करने से, कितने तरीके से ये अभिक्रियाएं हो सकती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं, है ना। चेंजेस जैसे कि क्या है? जैसे मैंने अभी बताया, दूध का फटना, है ना, लोहे पे जंग लग रहा है, हाँ, या अंगूर का किण्वन सड़न हो रहा है जिससे सोमरस बनता है, भोजन पक रहा है, भोजन पकने के बाद उसका पूरा वही बदल जाता है, क्राइटेरिया ही बदल जाता है, पूरा लक्षण ही बदल जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो जो होती हैं वो नॉन रिवर्सिबल होती हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने चारों तरफ कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, अब इनमें क्या हो रहा है, अब हम पढ़ेंगे हम एक लैब के एक्सपेरिमेंट से समझेंगे इस परिवर्तन को। ठीक, जैसे कि आपने कोई मैग्नीशियम का एक रिबन लिया, ठीक है, अब ये तो आप लैब में करके देखोगे, मैग्नीशियम का हमने रिबन लिया, उसे गर्म किया, तो वो उसमें आग लगाओगे तो वो सफेद सी लौ जो है निकलेगी, उसके साथ जलेगा। तो क्या होता है कि मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? वो वायुमंडल से, जिस वायुमंडल में आप उसे जला रहे हो। तो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा,
तो मैग्नीशियम क्या है, जो मैग्नीशियम का रिबन आपने लिया वो मैग्नीशियम क्या है और ऑक्सीजन क्या है, ये दोनों है अभिकारक, ये दोनों अभिकारक कहलाते हैं। इनका नाम हम अभिकारक देते हैं, यानी कि वो अभिकारक वो होते हैं जिनके बीच में रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, ठीक है, वो है अभिकारक। जैसे अभिभावक है ना, वैसे अभिकारक। अच्छा, अब ये जो अभिकारक हैं, ये जो आपस में अभिक्रिया करेंगे, उससे क्या प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या उत्पादन हो रहा है उसको बोलते हैं उत्पाद। पहली चीज कि आप रासायनिक अभिक्रिया में आपने क्या देखा कि अभिकारक होते हैं जो अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप चेंज होता है, कुछ नया बनता है, और जो नया बनता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जो उत्पाद है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक अलग ही पदार्थ बन गया है ना, एक अलग ही चीज बन गई। इसका मतलब कि आप किसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कब कहोगे, जब कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। अभी तो मैंने ये तो आपने कहा कि वहां भी भौतिक में वो द्रव से गैस, गैस से द्रव, वो भी कुछ अवस्था में परिवर्तन, वो भौतिक वाली एक अलग होती है, वो फिर से अपनी वापस उसमें जा सकता है। यहाँ पर अवस्था परिवर्तन के बाद ये नहीं कहा जा रहा कि वापस अपनी उसमें आ सकेगा, नहीं, लेकिन अवस्था तो भाई जब वो चीज बदलेगी तो उसका कुछ रूप रंग भी बदलेगा, वो यहाँ बात की जा रही है, ठीक है। भौतिक वाले में अवस्था परिवर्तन रिवर्सिबल होती है, वो वापस अपनी पूर्व अवस्था में जा सकता है। यहाँ पर क्या है, जब नया प्रोडक्ट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ और टाइप का ही होगा, है ना। जैसे कि आप खाना खा रहे हो तो आपको एनर्जी मिल रही है ना, खाना तो फूड जो है सॉलिड है और एनर्जी भी सॉलिड है क्या, कि वो पत्थर की तरह आपके पूरे शरीर में निकल आई है क्या, नहीं, वो उसकी अवस्था बदल गई है, तो वैसे ही है, लेकिन वो नॉन रिवर्सिबल है। एनर्जी से आपका वापस से वो रोटी दाल चावल नहीं बना के दे सकता आपको, ठीक। तो ये क्लियर आप समझो कि अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, और उसका रंग जो है वो परिवर्तित हो सकता है, उससे कोई गैस निकल सकती है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है बनने के दौरान, और उसके तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक। तो ये 4 सिम्टम्स हैं जो आपको रासायनिक अभिक्रिया बताएंगे कि हाँ यहाँ जो है वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। अच्छा, इसमें आपने ये चीज देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं। यहाँ आप एक चीज ये नोटिस कीजिए कि ये जो अभिकारक है वो यहाँ मेरे लेफ्ट साइड लिखा हुआ है और उत्पाद है वो राइट साइड लिखा हुआ है, यानी कि हमेशा अभिक्रियाएं जब लिखी जाती हैं तो उसमें जो अभिकारक होते हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है कि हाँ फला फला लोगों के बीच में बातचीत चल रही है, फला फला लोगों का कुछ सीन चल रहा है, ठीक है। और जो उसका रिजल्ट आएगा वो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पे कि ये जो इनके बीच में खिचड़ी पकी है उसका रिजल्ट ये है, उसका उत्पाद ये है, वो राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। और हम बीच में रिजल्ट दिखाने के लिए एक एरो बनाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ ये दिखा रहा है कि इसके इस तरफ जो लोग हैं वो उन्होंने आपस में खिचड़ी पकाई है, हाँ, दे ऑल आर अभिकारक, और जो खिचड़ी के फाइनली जो तैयार होके हमें मिली है वो एरो के इस तरफ की चीज है, वो फाइनल रिजल्ट है, वो हमारा उत्पाद है, फाइनल रिजल्ट उत्पाद है, वो राइट हैंड साइड लिखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया अभिक्रिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और अभिक्रिया कोई रासायनिक अभिक्रिया शब्दों के रूप में कैसे लिखी जाती है। लेकिन आप भी कहोगे कि हम तो अपनी बुक में देखते हैं तो वो HC फलाना ABCD में करके लिखी होती है 1 2 3 4, हाँ वो भी लिखी होती है, वो क्या है, वो सिंबल्स हैं। अब जैसे यहाँ मैग्नीशियम लिखा है, अब मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, तो ये Mg में लिख दूं। ऑक्सीजन क्या होता है, O2 लिख दूं, Mg प्लस O2 लिख दिया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे लिखा जाता है, MgO, तो मैं यहाँ इसको MgO लिख दूं, ठीक है। तो इस तरह से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब इसमें भी और भी चीज आप ऐड कर सकते हो, मैग्नीशियम है सॉलिड है तो S लगा दो, सॉलिड है, आपको पता चल जाएगा ये जो मैग्नीशियम है वो सॉलिड है। ये जो ऑक्सीजन है वो हमें गैस के फॉर्म में इस रिएक्शन में मिल रही है, तो इसके नीचे लगा दो, हाँ अच्छा ये ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में थी। और फिर उसके बाद ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमें सॉलिड एशेस के रूप में मिल रहा है। तो इस तरह से करके आप यहाँ देख रहे हो कि एक रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं शब्दों के रूप में, और ऐसे लिखते हैं सिंबल्स के रूप में। उसके बाद क्या है, हम अगले स्टेप पे चलेंगे। तो यहाँ पर आपका, अब देखो यहाँ आप एक चीज नोटिस करिए कि ये मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन के कितने अणु है यहाँ पर 2,
और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कितना है 1। यानी कि आप ये सोच रहे हो कि यहाँ हमने तो 2 दिया और रिजल्ट में मिला 1, ये क्या गोलमाल है भाई। तो इसको हम बोलते हैं समीकरण संतुलन में हम इसको पढ़ेंगे कि समीकरण का संतुलन कैसे होता है। हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण का संतुलन। अच्छा, यहाँ तक हमने ये जान लिया कि रासायनिक जो चीजें होती हैं, अणु होते हैं, तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, उस रिएक्शन में कुछ चीजें टूट जाती हैं, कुछ चीजें जुड़ जाती हैं, वो नया तत्व बनाती हैं, नया यौगिक बनाती हैं, और उसके बाद उसमें गैसेस भी निकल सकती हैं, उनका कलर भी चेंज हो सकता है। तो इन सबसे हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया में आपको अगर सीधा सीधा लिख दिया जाए तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अंतर रहता है अणुओं में, है ना। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं ये अब हम यहाँ देखेंगे। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ये लिया है, ये वाला रिएक्शन फेरस प्लस हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, इस रिएक्शन में आप सबसे पहले क्या करिए, इसको एक बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, सबको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो नीचे लिखे होते हैं नंबर्स, ये जो नीचे लिखे होते हैं नंबर्स, ये इनका फॉर्मूले का, ये इनका अणु का सूत्र होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, कि अगर वाटर बनाना है, आपको वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनाना है तो हाइड्रोजन का उसमें 2 मॉलिक्यूल लगेगा, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लगेगा, तब जाके वाटर बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, गैस है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जान लीजिए जो नीचे लिखा होता है ये फिक्स है, ये उसका स्ट्रक्चर है, ये उसका रासायनिक स्ट्रक्चर है। इट कांट बी चेंज, है ना। ये चेंज नहीं होगा कि आप पता चला कि यार रिएक्शन में आप बराबर करने के लिए नीचे 3 का 4 कर दिया, 4 का 8 कर दिया, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये उस अणु का फॉर्मूला है, ठीक है, जो बन रहा है, ये तो नहीं चेंज होगा। ये तो रिएक्शन में जो बनेगा वो तो बनेगा ही ना, वो तो उसी तरीके से बनेगा, वो रिएक्शन में उस तरीके से बन चुका है। ये आपको समझने के लिए यहाँ पर हम यहाँ अपने समझने के लिए इसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, वो वहां तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो गए हैं वो लोग, ठीक, लेकिन हम इसको अपने समझने के लिए कि वो कैसे एडजस्ट होंगे, इस तरह से हम जो है यहाँ पर इसको बराबर करेंगे, बैलेंस करेंगे, क्योंकि जितना हमने डाला है उसी में रिएक्शन हुआ है, तो सब बराबर होना चाहिए, है ना। एक आपने नियम पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है कि जो ऊर्जा है उसको ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, उसको सिर्फ उसका रूप बदला जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब जितना हमने दिया है, वो जितना हमने मिलाया है, वो खत्म नहीं होगा, वो किसी ना किसी रूप में उतना ही रहेगा, लेकिन उसका कोई ना कोई अलग अलग रूप। जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ से जो वाटर में हाइड्रोजन है वो यहाँ गैस के रूप में निकल रही है, लेकिन रहेगा जरूर वो। ठीक है, बस उसका रूप परिवर्तित हो सकता है, लेकिन जितना हमने द्रव्यमान डाला है वो द्रव्यमान खत्म नहीं होता, वो अपना रूप बदल लेता है। ठीक है, जितना हम डाल रहे हैं, अभिकारक जितना हम डाल रहे हैं, जितना हम ले रहे हैं उत्पाद में, उतना ही हमको मिलेगा। ये नहीं कि हमने बीकर में कुछ चीजें मिलाई, 1 ml वो मिलाए, 1 ml वो मिलाए, तो हमको मिलेगा 3 ml, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब बढ़ भी नहीं सकता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमने 1 ml ये मिलाया, 1 ml ये मिलाया, फॉर एग्जाम्पल, तो वो हो जाएगा 2 ml हमने मिलाया और वो 1.5 हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। वो अगर हमने 2 ml डाला है तो रिजल्टेंट भी हमारा 2 ml ही होगा। दिस इज द्रव्यमान संरक्षण नियम। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि जितना हम द्रव्यमान डाल रहे हैं, जितना ले रहे हैं, वो ना ही बढ़ सकता है ना ही खत्म हो सकता है। ठीक, ना ही अपने से उत्पन्न हो सकता है ना ही खत्म हो सकता है, वो उतना का उतना संरक्षित रहता है। ठीक है, तो अब इस नियम के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो हमें इधर मिला है वो इधर से ही बना है, इन्हीं को यूज करके बना हुआ है, बस अब हमें अपने विवेक से इसको एडजस्ट करना है। अब इस रिएक्शन में हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो फेरस उसका 1 मॉलिक्यूल है आयरन का, और इस तरफ कितना है, 3 है। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना है, 2 और 2, यानी हाइड्रोजन तो बराबर है। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और इस साइड पे 4 है, यानी कि सबसे ज्यादा अंतर किसमें है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। जैसे आपने फ्रैक्शन में भी देखा होगा, क्या होता है, एलसीएम निकालते हैं तो इस तरह से दिया हुआ है, मान लीजिए, तो अब आपको 2 का 4 करना है ना, तो क्या करते थे, नॉर्मल रूल में हम मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिए, तो दोनों 4 हो गया, उसके बाद एलसीएम ले लिए, बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी करना है, बहुत ज्यादा रूल्स नहीं लगाने हैं। तो हम यहाँ
यहाँ पर इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, 4 हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 1, तो ये ऑक्सीजन 4 हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का सिस्टम तो बिगड़ गया ना भाई। हाइड्रोजन अब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे 8 हो गया, है ना। हाइड्रोजन जो यहाँ पर 2 2 इक्वल था, अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर 8 हो गया, और राइट हैंड साइड पर कितना है, 2 है। तो फिर हम वही करेंगे। अब भाई इधर 8 है, इधर 2 है, 2 को 8 कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन इधर भी 8 है, इधर भी 8 है ना। आप ये देखो, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाइड कर दिया, अब यहाँ भी 8 हो गया और यहाँ भी 8 हो गया, दिख रहा है ना, दोनों तरफ हाइड्रोजन 8 8 सॉर्टेड। ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, ऑक्सीजन इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ठीक है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन की स्थिति भी सॉर्टेड। अब हमारा आयरन बचा, आयरन में क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है। तो अब क्या करेंगे, 1 का 3 करते हैं, और क्या, सिंपल है, 1 का 3 कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 1 का 3 हो गया। यानी कि इधर आयरन का 3 मॉलिक्यूल है, इधर भी 3 मॉलिक्यूल। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये बैलेंस है, ठीक है। ये फाइनल रासायनिक अभिक्रिया है। इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया को हमने बैलेंस किया। इसका कोई रूल नहीं है, ये आप अपने दिमाग से करते हो। इसको आप ये कह सकते हो हिट एंड ट्रायल का रूल है। मतलब आप इसको ऐसे ही देखते जाओ, समझते जाओ, किधर कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है, चार्ट बना लीजिए। इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। जब आप इसको करोगे, बार बार करोगे, कई इक्वेशन जो बैलेंस करोगे देख के, समझ के, तो क्या हो जाएगा, आपकी हैबिट में आ जाएगा ये। फिर आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि इसके चारों तरफ हम एक बॉक्स बनाएं, फिर ऐसे लिखें, इधर कितने मॉलिक्यूल हैं, इधर कितने मॉलिक्यूल हैं, फिर 2 का 4 करें, 1 का 3 करें। तो इस तरीके से आपको तब नहीं करना पड़ेगा। आप बस एक रिएक्शन, एक नजर में देखोगे, हाँ इधर ये है, इधर ये है, कैसे हो सकता है, इधर 3 है ये मॉलिक्यूल, तो ये सिंगल है, इधर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन पे भी कोई फर्क नहीं आएगा, 3 3 इक्वल हो जाएगा। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 8 इधर हो रहा था, तो ये इक्वल हो गया। तो ऐसे आपकी हैबिट में, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको आप बिल्कुल सिरदर्द मत लीजिए। हाँ, लेकिन ये एग्जाम में आता है, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये बहुत टफ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ तक ये देख लिया कि कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हाँ, अब इसके बाद आगे हम ये देखेंगे कि कौन कौन से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, ठीक है। अभिकारकों को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, उत्पाद को राइट हैंड साइड लिखा जाता है। जो अभिकारक होते हैं ये जो है अभिक्रिया करते हैं, मतलब जो इनका द्रव्यमान होता है, जितना मास होता है उतने ही मास में रिजल्टेंट हमें मिलता है, उत्पाद मिलता है। द्रव्यमान कम या ज्यादा नहीं होता, जितना आप अभिकारक लेंगे, जितने क्वांटिटी में लेंगे, उतनी ही क्वांटिटी में आपको उत्पाद मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसका रूप बदल जाए, ठोस ले रहे हैं गैस हो जाए, लिक्विड ले रहे हैं सॉलिड हो जाए, ये हो सकता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जो पदार्थ आपको रिजल्टेंट मिल रहा है उसके रंग में परिवर्तित हो सकता है, उसके साथ गैसेस निकल सकती हैं। अच्छा, जब किसी के कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, जैसे कि आप चूना लीजिए, ठीक है, उसको पानी में घोलिए तो आपने देखा होगा कि वो बुलबुले जैसा निकलता है, और क्या होता है, फिर कार्बन हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हीट भी निकलती है ना। तो जैसे हीट निकलती है, तो उस ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रियाओं के दौरान हीट निकलती है, बाहर निकलती है अभिक्रिया के दौरान, उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, यानी उसमें ऊष्मा निकल रही है, ठीक। अच्छा, आपने इसमें ये भी देखा कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें शब्दों के रूप में भी लिख सकते हैं, उन्हें सिंबल्स के रूप में भी लिख सकते हैं। सिंबल्स के रूप में लिखने के साथ ही साथ हम उसमें ये भी लिख सकते हैं कि वो जो तत्व हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यौगिक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, क्या है। जैसे कि इसमें क्या है, फिर जो आयरन है वो सॉलिड है, जो वाटर है वो गैस फॉर्म में होता है, इसमें गैस यानी कि वाष्प के रूप में होता है। और जो फेरिक ऑक्साइड हमें मिल रहा है वो भी हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और जो ये गैस
भाई हाइड्रोजन है वो तो गैस के फॉर्म में निकल रही है ना। इसके अलावा क्या होता है, एक एक्वस की फॉर्म भी होती है। एक्वस की फॉर्म क्या होती है, जब किसी तत्व को किसी वाटर में घोल लिया जाता है तो वो घुला हुआ जो विलयन होता है उसको जब लिखते हैं तो वो एक्वस हम लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सूत्र है उसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस ये सब भी दिखा सकते हैं। उसके बाद एरो के ऊपर हम ये भी दिखा सकते हैं कि यहाँ उसे ताप दिया जा रहा है कि दाब दिया जा रहा है ना। इस तरह से हम दिखा सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं। उसके दौरान हीट निकलता है। बुझा हुआ चूना जो है उसे हम पानी में घोलते हैं तो वो क्या बनाता है, कार्बन हाइड्रोक्साइड और हीट निकलती है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हीट निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, उसको हम ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, है ना। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकल रही है उसको ऊष्मा छेपी कहते हैं। तो इस तरह से आपने अब तक चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं के बेसिक कैरेक्टर देखे और सूत्र को बैलेंस करना सीखा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस किस प्रकार की होती है, कितने कितने तरीके से हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स।